हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे भगत सिंह के बारे में, जो कि एक महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम आज भी अमर अजर है। तो आइए शुरुआत करते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह की अगर जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म था, अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था और ये जन्म हुआ था जिला लायलपुर जिला लायलपुर जिला लायलपुर के बंगा में हुआ था। और ये कहाँ पर है? पंजाब में है। और वर्तमान में अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में है। तो जिला लायलपुर, गांव बंगा, पंजाब में हुआ था। 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं इनकी माता का नाम। अगर इनकी माता का नाम की बात करें तो इनकी माता का जो नाम था वो विद्यावती था। विद्यावती इनकी माता का नाम था, विद्यावती नाम था। और पिता की बात करें तो पिता का जो नाम था वो सरदार किशन सिंह सरदार किशन सिंह इनके पिता का नाम था। और ये गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी जो थी, गदर पार्टी, उसके ये सदस्य थे। गदर पार्टी के सदस्य थे। इनके पिता जो थे गदर पार्टी के सदस्य थे। और जो भगत सिंह है वो सिंधु गोत्र के थे, सिंधु गोत्र के सिख जट थे भगत सिंह। इसके अलावा बात करते हैं इनकी शिक्षा की। शिक्षा इन्होंने कैसे कर रखी थी, क्या क्या कर रखी थी। बता दें कि जो भगत सिंह थे वो पढ़ने के बहुत ही रुचिकार थे, पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे। और इन्होंने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा गांव से की, जो घर से कह सकते हैं, गांव से की। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव से की। और कह सकते हैं 4 वर्ष के थे तब इन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया। 4 वर्ष की आयु में इन्होंने जो अपनी पढ़ाई शुरू की, कक्षा में जाना शुरू किया। उसके पश्चात ये जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई, प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात ये लाहौर गए। लाहौर डीएवी स्कूल में गए उच्च शिक्षा के लिए। और जब ये 14 वर्ष के थे, तो इन्होंने क्या थी, अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। 14 वर्ष के थे तब, या फिर कह सकते हैं 9वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने का रीज़न क्या था? पढ़ाई छोड़ने का रीज़न था असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और तब ये 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। इसके अलावा बात करते हैं इनके नारों की। तो इनका जो प्रमुख नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद इनका जो है प्रमुख नारा है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है। उसके अलावा बात करते हैं इनकी रचनाएं। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, इन्होंने लिखी थी, रचनाएं की थी। तो पहली जो है द डोर टू डेथ, और दूसरी है आइडियल ऑफ सोशलिज्म।
आइडल ऑफ सोशलिज्म, इनकी दो प्रमुख है और जो प्रमुख रचनाएं हैं और ये एग्जाम में भी पूछी जाती है, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये दो प्रमुख रचनाएं, द डोर टू डेथ और आइडल ऑफ सोशलिज्म। इनकलाब जिंदाबाद का भी इन्होंने नारा दिया था। नारा और इनकी किताब दोनों इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद बात करते हैं इनके विवाह के जीवन की। अगर इनके विवाह की बात करें तो ये विवाहित नहीं थे, अविवाहित थे। विवाह की अगर बात करें तो ये अविवाहित व्यक्ति थे, अविवाहित थे। इन्होंने कहा था कि मैं अपना जो जीवन है वो देश को समर्पण करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे विवाह की आवश्यकता नहीं है। अविवाहित ही रहे थे, इन्होंने अपना जो जीवन था वो देश को समर्पित कर दिया था, इस कारण ये अविवाहित थे। दूसरी बात करते हैं कि इनका जलियांवाला बाग जो हुआ था, जलियांवाला बाग के कारण का जो इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, जलियांवाला बाग का प्रभाव, जलियांवाला बाग का प्रभाव। जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने के आदेश दिए थे तब की बात है ये, उस समय की घटना है। जब वो घटना थी तो उसके पश्चात जो है भगत सिंह का विचार आया कि क्यों ना शायर की जाए, तो वो घूमने चले गए कहाँ पर, जलियांवाला बाग में। और वहाँ पर उन्होंने देखा लाशें ही लाशें थी, खून ही खून था चारों ओर, लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। तो उनके जो मन था करुणा से भर गया, उनके अंदर विचार आया कि मैं देश को आज़ाद कराऊंगा और देश को आज़ाद कराऊंगा। तो इनके मन में ये ख्याल था और उस ख्याल को पूरा करने के लिए अपना जो जीवन है देश को समर्पण कर दिया। और जो ख्याल आया था उसके पश्चात क्या किया इन्होंने, जो मिट्टी थी, बोतल में मिट्टी को उठाया जो निर्दोष व्यक्तियों के खून से रंगी हुई थी, उस मिट्टी को उठाया और जहाँ भी जाते उसको साथ लेकर जाते, ताकि वो समय समय पर उनको पता चलता रहे कि जो देश का जो निर्दोष लोगों का जो खून बहा है उसका बदला लेना है। तो एक क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी नेता थे। और इनका जो प्रभाव पड़ा तो फिर ये कहाँ पर चले गए, 1924 में चले गए कानपुर। 1924 में HRA के सदस्य बने, HRA के सदस्य बने, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने। और जब इसका गठन किया गया HRA का, तो इसके पास धन नहीं था, तो धन अर्जित करने के लिए इन्होंने एक चोरा चोरी कांड की, जो काकोरी कांड का अंजाम दिया। काकोरी कांड को अंजाम दिया 1925 को, 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया। और ये काकोरी कांड को अंजाम दिया तो इसमें बहुत सारे जो व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें प्रमुख थे योगेश चटर्जी और दूसरे प्रमुख थे जो सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल। ये जो व्यक्ति थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जो 3 व्यक्ति थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अली मोहम्मद, इनको क्या था, फांसी दे दी गई। 3 व्यक्ति थे जिनको फांसी भी दे दी गई थी इस कांड के दौरान। तो HRA उस समय विघटित हो गई थी। अब विघटित हो गई तो फिर क्या किया, भगत सिंह ने नौजवान भारतीय सभा का निर्माण किया। नौजवान भारत सभा। उसके बाद भगत सिंह ने क्या किया, नौजवान भारत सभा का गठन किया। और नौजवान भारत सभा का गठन हुआ था मार्च 1926 को। मार्च 1926 को इसका गठन हुआ। इसका गठन करने का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य 3 थे। एक,
खादी का प्रचार करना, खादी का प्रचार करना। दूसरा उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना, हिंदू व मुस्लिम एकता को बढ़ाना। और तीसरा था कि नौजवानों को क्या है, राजनीति में नौजवानों को राजनीति के लिए तैयार करना। नौजवान भारत सभा का निर्माण किया मार्च 1926 में। इसके विघटित होने के पश्चात, जब ये विघटित हो गई तो ये रुकने वाले थे नहीं, इनको तो देश को आज़ाद कराने की पड़ी थी, इसीलिए इन्होंने नौजवान भारत सभा का निर्माण किया और मार्च 1926 में इसका निर्माण हुआ। इसके 3 उद्देश्य थे कि खादी का प्रचार करना है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना है और नौजवान को राजनीति के लिए तैयार करना है। जो नौजवान व्यक्ति थे उनको राजनीति में जो तैयार करना है ताकि देश को आज़ाद करवाया जा सके। और काफ़ी सारे लोग इसके अंदर शामिल भी हुए थे। और इसके सचिव की बात करें तो राम प्रसाद, इसके जो सचिव थे नौजवान सभा के, तो इसके सचिव थे राम प्रसाद, रामचंद्र कह सकते हो, रामचंद्र इनके सचिव थे। और अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष थे रामचंद्र, अध्यक्ष रामचंद्र थे। और सचिव की अगर हम बात करें तो सचिव थे भगत सिंह। सचिव क्या थे, भगत सिंह थे, भगत सिंह सचिव थे और अध्यक्ष रामचंद्र थे। इसके अलावा बात करते फिर जो दशहरा बम था, दशहरा बम केस, दशहरा बम केस, दशहरा बम केस में पहली गिरफ्तारी। दशहरा बम केस में गिरफ्तारी ये क्या था कि जो काकोरी कांड हुआ था 1925 में, जो ये काकोरी कांड हुआ था 1925 में काकोरी कांड हुआ था, इसके अंतर्गत की बात है। मतलब कि जब ये योगेश चंद्र चटर्जी थे और इनको सन्याल को आज़ाद करवाने के लिए दौड़ रहे थे, आगे पीछे भाग रहे थे, बड़े ही व्यस्त थे इनको आज़ाद कराने के लिए। हालांकि इनका कोई हाथ नहीं था इसके अंतर्गत, इसमें इनका कोई हाथ नहीं था, फिर भी इनको आज़ाद कराने के लिए जा रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे। और भाग दौड़ करते वक्त पुलिस ने क्या किया कि इनको पकड़ने का प्लान बनाया। और फिर प्लान तो बना लिया, तो जो 25 अक्टूबर 1926 को 25 अक्टूबर 1926 को दशहरे वाले दिन जो पब्लिक में जो बम विस्फोट किया, क्योंकि वहां पर तो भीड़ होती है, दशहरे के दिन भीड़ थी, तो वहां पर बम विस्फोट किया, जिसके कारण उन्होंने सांप्रदायिक गतिविधियां जो थी वो की कार्रवाई करके भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई, यातनाएं मिली, तो फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, मैजिस्ट्रेट भी के सामने पेश किया तो उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए जैसे दंग रह गए मैजिस्ट्रेट भी, तो उनको 60,000 रुपए का जुर्माना देकर छोड़ दिया गया। 60,000 रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया और उनको छोड़ दिया गया। पहली बार इनकी गिरफ्तारी हुई थी 25 अक्टूबर 1926 में, दशहरे वाले दिन, क्योंकि उस समय इनको जो विस्फोट करके इनको पकड़ा गया था, भीड़ भाड़, ताकि जो भीड़ है वो पजल हो जाए और इनको पकड़ने में आसानी हो। तो ये सारी घटना थी सिर्फ और सिर्फ काकोरी कांड के केस की, और इसको पकड़ के इनको रिहा भी कर दिया गया था 60,000 रुपये देकर। उसके अलावा बात करते हैं HRA का पुनर्गठन। अब बात करते हैं
HRA का पुनर्गठन। HRA का जो है पुनर्गठन हुआ 1928 में। HRA का पुनर्गठन किया गया 1928 में। ये विघटित हो गई थी काकोरी कांड के पश्चात, तो इसका पुनर्गठन किया गया 1928 में और इसका नाम रखा गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम रखा गया। 1928 में इसका पुनर्गठन किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पुनर्गठन करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या था? एक तो जो योगेश चटर्जी है उनको और सान्याल को रिहा करवाना। योगेश चटर्जी व सान्याल को रिहा करवाना, बम का प्रशिक्षण लेना, बम प्रशिक्षण लेना, और तीसरा था साइमन का विरोध करना। साइमन का विरोध। ये तीन मुख्य उद्देश्य इसके थे स्थापना होने के। तीन उद्देश्यों के कारण इनका पुनर्गठन किया गया 1928 में HSRA के नाम से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन तीन उद्देश्यों से उन्होंने क्या है इसका गठन किया। एक तो बम बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए, और एक साइमन का विरोध करने के लिए, और एक योगेश चटर्जी और सान्याल को रिहा कराने के लिए जेल से, जो काकोरी कांड के केस में अंदर थे। इसके पश्चात फिर साइमन का विरोध किया 1928 में। 1928 में इसका विरोध किया कि ये भारत में ना आए। पहले तो योजना बनाई थी कि बम विस्फोट किया जाए, लेकिन फिर ये योजना रद्द कर दी गई और इसका विरोध किया। जब ये साइमन का विरोध हो रहा था तो जो लाला लाजपत राय की इनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के पश्चात इनका बदला लेने के लिए इन्होंने गतिविधियां की। जब बदला लिया तो जनरल डायर की मृत्यु हो गई थी, उसके अंतर्गत होने थे अन्य व्यक्ति की, जनरल डायर की मृत्यु हो गई, जिसके कारण जो गोली चलाकर भाग गए थे, फरार हो गए थे, भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। तो भूमिगत और अंडरग्राउंड होने के पश्चात जो फिर ये कहाँ पर गए? 1928 में ही ये गए थे बम का प्रशिक्षण लेने के लिए। बम का प्रशिक्षण लेने के लिए कलकत्ता गए। कलकत्ता गए और वहां पर फणींद्र घोष थे, फणींद्र घोष से मिले। फणींद्र घोष से ने इनको जतीन्द्र नाथ से मिलाया। जतीन्द्र नाथ से इनको मिलाया और जतीन्द्र नाथ ने इनको बम बनाना सिखाया और जगह चुनी थी आगरा। आगरा में इनको बम बनाना सिखाया, आगरा में। और फिर जब यह प्रशिक्षण सीख लिया तो उन्होंने 1929 यानी 8 अप्रैल की बात है, अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंकने का डिसाइड किया। असेंबली में बम फेंकने का निश्चय किया। असेंबली में बम फेंकने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि जो वायसराय था वो उस समय वहां पर बिल पढ़ना था, बिल पारित करना था। उस समय उन्होंने सोचा कि बम फेंकने का उचित समय वही है। तो बम किसने फेंका? भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने मिलकर वहां पर बम फेंका। बम फेंकने के साथ साथ इन्होंने HSRA के पर्चे भी फेंके और साथ में ही इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। बम फेंकने के साथ HSRA के पर्चे जो फेंके, साथ ही जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए गए। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने इस गतिविधि को अंजाम दिया। असेंबली में बम फेंका। पहले प्रशिक्षण लेके आए 1928 में आगरा में लेके आए। आगरा के पश्चात आए अप्रैल 1929 में असेंबली में और यहाँ पर बम फेंका। बम फेंकने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ऊपर मुकदमा हुआ तो जो मई को हुआ इनके ऊपर मुकदमा, मई 1929 को मुकदमा हुआ। और ये मुकदमा हुआ तो क्या हुआ? इस मुकदमे में इन्होंने बताया, अपना पक्ष रखा कि जो हम बम फेंकने का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था।
अगर जो हमारा सिर्फ उद्देश्य था, जो सरकार, जो बाहरी सरकार है उसको जगाना था। ये जो बाहरी सरकार जो हमारी यातनाओं को, हमारी समस्याओं को नहीं देख रही है, उन समस्याओं को जो समझाना, पहुंचाना था, ताकि हमारी समस्याओं को उनको जगाना था, ताकि हमारी समस्याएं उनके पास तक पहुंच सके। इस मुकदमे में इन्होंने अपनी पक्ष रखा, लेकिन जो मजिस्ट्रेट था उसने इसको सजा दी, उनको सजा दी, और सजा में इनको, जो भगत सिंह थे, भगत सिंह, इनको जेल में भेजा गया, मियांवली जेल में, और बटुकेश्वर को भेजा गया, बटुकेश्वर दत्त को भेजा गया लाहौर जेल में। इनको अलग अलग जेलों में रखा गया और कहा कि ऐसी घटना फिर से भी हो सकती है, साजिश पहले की है तो दोबारा भी हो सकती है, इस कारण इनको इसमें जेल में भेजा गया। उसके पश्चात ये तो मुकदमा हुआ ही था, जेल में चले गए। उसके पश्चात जो एक मुकदमा चल रहा था लाहौर षड्यंत्र का, उस लाहौर षड्यंत्र, ये लाहौर षड्यंत्र का भी जो मुकदमा चल रहा था 9 महीने से, 9 माह से गवाही चल रही थी, तो इसका भी निर्णय आ गया। इसका निर्णय आया, और ये निर्णय आया 1930 को, अक्टूबर 1930 को इसका निर्णय आया। और इसमें क्या है, भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी का जो है आदेश दे दिया गया, इनको फांसी देने की निर्धारित किया गया। इसके अलावा जिसके अन्य साथी थे जो लाहौर षड्यंत्र केस में थे, उनमें से जो बाकी बच गए, जैसे महादेव वर्मा, इसके बाद किशोरी लाल, विजय, इनको क्या था, विजय कुमार, इनको क्या था, काले पानी की सजा दी गई, उम्र कैद, काले पानी की सजा मिली। और जो बाकी व्यक्ति बचे थे उनको निर्दोष साबित किया गया। इनको फांसी दे दी गई, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, और महादेव वर्मा, किशोरी लाल और विजय कुमार को काले पानी की सजा दी गई इस लाहौर षड्यंत्र केस में। 1930 को इसका फैसला आया, और जब इनको फांसी दी गई, फांसी का जो तारीख थी वो 24 अगस्त निर्धारित की गई। फांसी की जो डेट थी वो 24 अगस्त को निर्धारित की गई, 24 मार्च 1931 निर्धारित की गई। लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी लगी कि ब्रिटिश सरकार को लगा कि उस दिन आंदोलन हो सकता है, भारी भीड़ भाड़ हो सकती है, इनको फांसी ना भी दी जाए, तो इनको एक दिन पहले 23 मार्च को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई। और इस फांसी के समय दौरान अंतिम इच्छा पूछी गई थी, तो वो अंतिम इच्छा इनको जाहिर की कि भगत सिंह ने अंतिम इच्छा जाहिर की कि मुझे द रिवोल्यूशनरी लेनिन की किताब पढ़नी है। तो अंतिम इच्छाओं में भी ये पढ़े थे, कुछ ही पन्ने पढ़े थे, तब संत इनको बुलाने आ गया और 23 मार्च 1931 को इनको रात के समय फांसी दी गई। और उसी समय तीनों संसार से विदा हो चुके थे। और इस दिन हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीदी दिवस के रूप में 23 मार्च 1931 को हम मनाते हैं। तो ये था भगत सिंह का जीवन, कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कार्यकाल किए, क्या क्या नहीं किया, इन शॉर्टली बताया है, डिटेल में भी गए नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।